केमिकल काइनेटिक्स में आर्हेनियस इक्वेशन चल रहा था हमारा बच्चों। उसमें हमने के का इक्वेशन देख लिया था और उसी से एल एन के का इक्वेशन लाया था हमने और उसका ग्राफ देखा था। उसी को आज हम लोग आगे स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू किया जाए। तो देखो, सबसे पहले हमने इक्वेशन देखा था के इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ए बाई आर टी, जहाँ के हमारा रेट कॉन्स्टेंट, चाहे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, चाहे वेलोसिटी कॉन्स्टेंट बोलते हैं के को। ए का नाम था प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी था, आर गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर था। तो अगर तुम इस इक्वेशन को ध्यान से एनालाइज करो तो तुम नोटिस करोगे कि टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और रेट कांस्टेंट, इन चारों में रिलेशन है। इन चार में से अगर हमें 3 मिल जाए तो हम चौथा आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये वाला जो टर्म है एक्सपोनेंशियल टू दी पावर माइनस ए बाई आर टी, इसको ओवरऑल हम बोला करते थे फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन, चाहे फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका काइनेटिक एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी हो। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक हमको पढ़ लिए थे। इसके बाद हमने किया क्या था, इसे हमने एल एन ले लिया। तो एल एन के बराबर क्या आएगा, एल एन के बराबर एल एन ए, और एल एन एक्सपोनेंशियल गायब हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे माइनस ए अपॉन आर टी। और इसका हमने ग्राफ देखा था, इसका भी ग्राफ देखा था, लॉग का भी ग्राफ देखा था। अब यहाँ से हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो एक बात बताओ, मान लो कि हम टेम्परेचर को, मान लो किसी रिएक्शन को हम करा रहे हैं और इस रिएक्शन को हम एक बार कराते हैं T1 टेम्परेचर पे और दूसरी बार कराते हैं T2 टेम्परेचर पे। ठीक है, वैसे तो टेम्परेचर के चेंज होने से हमारा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर चेंज होता है। हमारा जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए था, है ना, वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट था, यानी टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो ए हमारा चेंज होगा। लेकिन हम अपने डिस्कशन में मान के चलेंगे कि टेम्परेचर के चेंज होने से प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो तुमसे पूछे कि टेम्परेचर के चेंज होने से प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कैसे चेंज होता है, तो तुम लिख सकते हो ए जो आया था प्रोपोर्शनल टू रूट टी आया था। तुम पिछला क्लास चेक कर लेना। तो ए प्रोपोर्शनल टू अगर रूट टी आएगा तो तुम लिख सकते हो A2 बाई A1 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 बाई T1। इस तरह से तुम निकाल सकते हो, लेकिन उसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सारे डिस्कशन में, हमारे सारे सिलेबस में मान के चला जाता है कि टेम्परेचर के चेंज होने से नंबर ऑफ कॉलिजन चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर मान लो ट्रू फॉल्स में आ गया कि टेम्परेचर के चेंज होने से नंबर ऑफ कॉलिजन चेंज होता है कि नहीं होता है, तो तुम लिखोगे चेंज होता है। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकली जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन हम ए को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे, इफ ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, अगर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर हमारा टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, देन एक बार इस इक्वेशन को T1 टेम्परेचर पे लिखो। तो T1 टेम्परेचर पे लिखोगे तो ये हो जाएगा T के जगह पे T1, लेकिन T के जगह T1 लिखोगे तो ये हमारा ln K1 हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी और ए को तुम नोटिस करो हमने चेंज नहीं किया है। हम लोग मान के चल रहे हैं कि टेम्परेचर के साथ ना ही ए चेंज कर रहा है, और एक्टिवेशन एनर्जी तो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, तो जब तक सेम मैकेनिज्म रहेगा टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर मैकेनिज्म चेंज हो गया, अगर मान लो सवाल में बोल दिया कि मैकेनिज्म चेंज हो गया, तो टेम्परेचर चेंज हो चाहे चेंज नहीं हो, फिर भी तुमको ई को चेंज करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं बोला है तो हम एक्टिवेशन एनर्जी को सेम ही रखेंगे। ठीक है, चलो और बताओ। अगर मान लो इसी इक्वेशन को टेम्परेचर T2 पे लिखा जाए तो आप क्या लिखोगे, ln A ये अपॉन आर T2 लिखोगे, यहाँ पे T1 की जगह T2, और यहाँ पे आ जाएगा ln K2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब करो क्या, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दो तो क्या बचेगा, ये आ जाएगा ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू ln से ln कैंसिल हो गया। आपने 2 में से 1 को घटाया है तो माइनस साइन जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा ये अपॉन आर, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन होता है जो टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ तुमको रेट कांस्टेंट दे देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान से देखो, T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 है, T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2 है। ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन का ये के बराबर है। ऐसा ही इक्वेशन तुम केमिकल इक्विलिब्रियम में देखे थे, वांट ऑफ इक्वेशन, लेकिन वांट ऑफ इक्वेशन में K1 और K2 की जगह पे K इक्विलिब्रियम था और एक्टिवेशन एनर्जी की जगह पे डेल्टा एस था। तो वैसे भी रख सकते हो, डेल्टा एस की जगह ये रख दो और K इक्विलिब्रियम की जगह रेट कांस्टेंट रख दो,
तुम्हारा आर्हेनियस का इक्वेशन आ जाएगा, है ना। तुमको T1 T2 K1 K2 इन चारों में से कोई 3 देगा, तुमसे चौथा पूछेगा, नहीं तो अगर ये चारों दे दिया तो तुमसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछेगा। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, नोट कर लो इतना। ये एक छोटा सवाल देखा जाए बच्चों, बोल रहा है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, यानी आपको क्या दे दिया, एक्टिवेशन एनर्जी ये दे दिया 104.5 किलो जूल पर मोल। आगे बोल रहा है कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए जो है वो दिया है 5 × 10⁻13 पर सेकेंड। यूनिट जरूर देखा करना, है ना, पर सेकेंड में है, ये किलो जूल में है। एट व्हाट टेम्परेचर, टेम्परेचर पूछ रहा है, विल द रिएक्शन हैव अ हाफ लाइफ ऑफ 1 मिनट। तो ये देखो, ये जो लास्ट लाइन है ये तुमको के देने का एक तरीका है। तुमको पहले से फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया और हाफ लाइफ दे दिया, तो तुम इसे के आराम से निकाल सकते हो। के बराबर क्या होगा, ln2/t½ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ln2 को लिख सकते हो 0.7 डिवाइडेड बाई t½ t½ कितना है 1 मिनट, लेकिन ये हमारा पर सेकंड में है, तो 1 मिनट को सेकंड में लिख दो, 60 सेकंड हो जाएगा, और इसका यूनिट हो जाएगा के का पर सेकंड में। तो देखो, तो तुमसे पूछ रहा है एट व्हाट टेम्परेचर, टेम्परेचर पूछ रहा है, के दे दिया, ए दे दिया, ये दे दिया, और टी पूछ रहा है, तो कौन सा इक्वेशन लगाएं, पहला वाला या अभी जो दूसरा वाला T1 T2 के साथ निकाले वो। तो तुम इस सवाल में नोटिस कर रहे हो कि एक ही टेम्परेचर पूछ रहा है, एक ही रेट कांस्टेंट का चर्चा किया है, तो हम सिंपली यही इक्वेशन लिख देंगे, के बराबर ए e⁻−EA/RT। नहीं तो अगर आसानी से करना है, ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल आ रहा है, तो ln ले लो, ln k बराबर ln A -EA/RT। अगर ln में भी दिक्कत है तो log ले लो, तब क्या लिखोगे, log k बराबर log A -EA/2.303 RT। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन लेंदी जाएगा, एग्जाम में सवाल आएगा तो कैलकुलेशन आसान देगा, ठीक है। log k वैल्यू पुट कर दो, log k का वैल्यू कितना 0.7/60। ध्यान देना सबका यूनिट हम सेम कर देंगे, पर सेकंड में log a तब क्या आएगा, log a का वैल्यू कितना है 5 × 10⁻13, लिख दीजिए यहाँ पे 5 × 10⁻13, ठीक है, माइनस EA/RT। ये कितना है बच्चों 104.5, लेकिन किलो जूल में है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10⁻³ से, जूल में आ गया है, डिवाइडेड बाई आर, तो आर को भी जूल में रखना होगा, तो 8.314 इंटू टेम्परेचर। तो देखो आराम से लॉग निकल जाएगा, यहाँ भी लॉग आ जाएगा, और उसके बाद बाकी सारा का सारा टर्म जो है बिल्कुल मैथमेटिकल टर्म है, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, लेकिन सॉल्वेबल है, सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से टेम्परेचर निकालना, तुम्हारा आंसर आना चाहिए 349.1 केल्विन। नोट कर लो, ये आसान सा सवाल देखा जाए बच्चों, कह रहा है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4। रेट कांस्टेंट 4 के फैक्टर से इंक्रीज कर गया, यानी 4 गुना हो गया। इफ टेम्परेचर इज चेंज्ड फ्रॉम 27 डिग्री सी टू 47 डिग्री सी, 27 डिग्री सी टू 47 डिग्री सी, तो आपको T1 दे दिया, T2 दे दिया, K1 K2 नहीं देके उन दोनों का रेशियो दे दिया तुम्हें, तो तुम्हें तो रेशियो ही चाहिए था। बोल रहा है फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन है वो वाला इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या आएगा बच्चों, ln K2/K1 इज इक्वल टू EA/R 1/T1 - 1/T2। सीधे वैल्यू पुट कर दो, EA/R, देखो तो आंसर किस में, किलो जूल में, तो R का वैल्यू हम रख रहे हैं 8.314, तो एक्टिवेशन रेट जूल में आएगा, उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो किलो जूल में आ जाएगा। 1/T1, तो T1 कितना था 27, यानी T1 हम लोग लिखेंगे 300 केल्विन। T2 कितना हो जाएगा 47 से 320 केल्विन, ठीक है। सवाल करता है कि जब टेम्परेचर को हमने 300 से 320 करा, जब हमने टेम्परेचर को 300 से 320 करा तो रेट कांस्टेंट 4 गुना से चेंज हुआ, तो K2/K1 का वैल्यू हम सीधे 4 रख सकते हैं। ln4 कितना होता है, ln2 कितना होता है, ln2 होता है 0.693 चाहे 0.7, तो ln4 कितना होगा 0.7 का डबल यानी 1.4, मल्टीप्लाई कर दो 8.314, और इसको भी सॉल्व करके मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 300 × 320 डिवाइडेड बाई, ये माइनस होकर 20 बचेगा, ये हो गया।
यही आपका एक्टिवेशन एनर्जी जूल में आ गया। तो इसको अगर डिवाइड करोगे 1000 से तो यही आपका आ जाएगा किलो जूल में, है ना, किलो जूल पर मोल। ध्यान रहे ये बाद में डिवाइड किए हैं किलो जूल के लिए, नोट कर लो। अगला हेडिंग दो बच्चों, टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये होता क्या है, जब तुम टेम्परेचर को 10 केल्विन से बढ़ाते हो, वैसे तो ये डिफाइन है 25 डिग्री सी से 35 डिग्री सी के लिए, लेकिन जब टेम्परेचर नहीं दिया रहता है तो जो भी टेम्परेचर देगा उसमें 10 केल्विन का इंक्रीमेंट करना। ठीक है, तो पहले हम एक्चुअल बता देते हैं। अगर तुम टेम्परेचर को 25 डिग्री सी से बढ़ा के 35 डिग्री सी करते हो तो रेट कांस्टेंट जितना गुना से चेंज होता है। अगर तुम टेम्परेचर को 25 डिग्री सी टेम्परेचर है और 10 केल्विन बढ़ा के तुम उसको 35 कर दिया, तो रेट कांस्टेंट जितना गुना से चेंज होता है उसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो नीचे लिखो द फैक्टर बाय विच rate constant increases if temperature is increased from 25 डिग्री सी टू 35 डिग्री सी। ठीक है, कहने का मतलब K35 डिग्री सी डिवाइडेड बाई K25 डिग्री सी, यही हमारा अल्फा हो गया। तो अगर आपको अल्फा निकालना है तो ln अल्फा का इक्वेशन लिखोगे, ln अल्फा बराबर K35 डिग्री सी अपॉन K25 डिग्री सी। ये 25 डिग्री सी का रेट कांस्टेंट, ये 35 डिग्री सी का रेट कांस्टेंट, इज इक्वल टू E बाई आर और ब्रैकेट में लिखेंगे 1/T1 माइनस 1/T2। तो T1 की जगह पे क्या आएगा 25 डिग्री सी और T2 की जगह पे आएगा 35 डिग्री सी। तो हम इसे लिख सकते हैं ln अल्फा ही कर रहे हैं, ln अल्फा बराबर E बाई आर 1/298, केल्विन में चेंज कर दिए इसको, 1/308। यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो अल्फा निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और क्या बताएं, अगर टेम्परेचर 25 से 35 स्पेसिफाइड नहीं हो, कोई दूसरा टेम्परेचर दे दे, तो जो भी दूसरा टेम्परेचर देगा वहाँ से 10 केल्विन का हम इंक्रीमेंट लेंगे। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं नोट करके, इफ सम अदर टेम्परेचर P is given, then temperature coefficient is defined for T to T plus 10। तो वैसे केस में अल्फा क्या हो जाएगा, T plus 10 का रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाई टेम्परेचर T का रेट कांस्टेंट, अल्फा बराबर KT plus 10 डिवाइडेड बाई KT। और इसे क्या लिखेंगे, ln KT plus 10 डिवाइडेड बाई KT, चाहे इसी को अल्फा लिख सकते हो, इज इक्वल टू E बाई आर 1/T माइनस 1/T plus 10। ठीक है बच्चों, हो गया, नोट कर लो। देखो बच्चों, अभी जो बताने जा रहे हैं वो मेडिकल के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। अभी जो तुम टेम्परेचर कोफिशिएंट को डिफाइन किए उसको निकालने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी भी चाहिए, लेकिन मेडिकल में बहुत बार ऐसा सवाल पूछता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी तुमको नहीं देगा। तो जब भी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं दे तो वैसे केस में तुमको इक्वेशन में जाना ही नहीं है, तुम मान कर चलना कि टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 के बराबर होता है। 2 के बराबर का मतलब एवरी 10 केल्विन के इंक्रीमेंट पे तुम्हारा रेट कांस्टेंट दुगना होता चला जाएगा। ठीक है, तो लिख लो, इंपॉर्टेंट फॉर मेडिकल करके लिख लो, इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज नॉट गिवन, अगर एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ नहीं है देन टेम्परेचर कोफिशिएंट इज टेकन एज 2। ठीक है, हेंस 2 का मतलब क्या हुआ कि 10 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट 2 गुना से चेंज हो जाएगा। हेंस at every 10 Kelvin
increase in temperature, rate constant becomes double। एक सवाल देते हैं इसी पे, मान लो छोटा सा, if temperature increased from 300 to 340 Kelvin, then what will be increment in rate constant। ठीक है, तो देखो तो क्या हो जाएगा, 300 से 340, तो कितने से इंक्रीमेंट किया, 40 केल्विन से, यानी 10-10 केल्विन का इंक्रीमेंट कितनी बार आया, 4 बार आया। ठीक है, तो अगर 4 बार इंक्रीमेंट आया तो हम लिख सकते हैं रेट कांस्टेंट विल बिकम 2 to the power 4 इज इक्वल टू 16 टाइम्स। सिंपली इतना आराम से निकल जाएगा। अगर मान लो शुरू में के दिया रहता तो फाइनल रेट कांस्टेंट हमारा 16 टाइम्स के हो जाता। ठीक है, नोट कर लो। ये सवाल देखा जाए बच्चों, इसमें कह रहा है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर सपोनिफिकेशन ऑफ इथाइल एसीटेट बाय NaOH इज 1.75। अल्फा दे दिया 1.75, बोल रहा है कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, यानी आपसे ये पूछ रहा है फॉर द सपोनिफिकेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। तुम नोटिस कर रहे हो टेम्परेचर नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हमको पता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट 25 डिग्री सी से 35 डिग्री सी के लिए डिफाइन होता है। तो हम लोग सीधे इक्वेशन लिखेंगे ln अल्फा बराबर ये अपॉन आर 1/25 यानी 298 माइनस 1/308, 25 से 35। अल्फा का वैल्यू कितना है 1.75 इज इक्वल टू ये बाई आर, और इसे अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10/298 इंटू 308। ठीक है, ln 1.75 को लिख सकते हो 2.303 log 1.75 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी E इंटू 10, आर का वैल्यू। तो आंसर देखो किलो कैलोरी में दिया है, तो आर का वैल्यू कैलोरी में 2 रख देंगे इंटू 298 इंटू 308, log 1.75 निकाल देना, और यहाँ से आप चाहो तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा, लेकिन वो कैलोरी में आएगा, कैलोरी पर मोल में। आपको चाहिए किलो कैलोरी में, तो उसको 1000 से डिवाइड कर देना। ठीक है, नोट कर लो। चलो देखो बच्चों, करा इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट कांस्टेंट। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें तुम कैटलिस्ट को ऐड करते हो तब क्या होता है, तो कैटलिस्ट क्या करता है कि हमारा जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा था, यहाँ रिएक्टेंट था, मान लो ये प्रोडक्ट में जा रहा था, तो कैटलिस्ट क्या करता है अपने नेचर के अनुरूप, या तो पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा नहीं तो नेगेटिव कैटलिस्ट होगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट करता है। कैसे फास्ट करता है, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी देख रहे हो इसको थोड़ा सा नीचे कर देता है। कहने का मतलब अभी भी रिएक्टेंट उसी प्रोडक्ट में जाएगा, लेकिन पहले हमारा एक्टिवेशन एनर्जी अगर E के बराबर था, तो अब नया वाला जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो उसकी तुलना में कम हो जाएगा। मान लो इसी को ये डेल्टा E से कम कर दिया। कहने का मतलब कैटलिस्ट एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, रिएक्शन मैकेनिज्म को चेंज कर देता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एनर्जी था और ये था रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो तुम लिख सकते हो कि ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी चेंजेस। ठीक है, तो मान लो कि विदाउट कैटलिस्ट का हम इक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आएगा, ln k बराबर ln a माइनस E अपॉन RT। तो बिना कैटलिस्ट के मान लो E1 है और रेट कांस्टेंट K1 है, और जब हमने कैटलिस्ट को ऐड कर दिया, जब हमने कैटलिस्ट को ऐड किया तो रेट कांस्टेंट हमारा K2 हो गया मान लो, और एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होकर ये 2 हो गया डिवाइडेड बाई R2। बिल्कुल
पुराने वाले इक्वेशन की तरह इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दो। तो इक्वेशन 2 में से 1 को जैसे ही माइनस करोगे देखो क्या आ गया, ln k2/k1 इज इक्वल टू ln a कट जाएगा, 2 में से 1 को माइनस करोगे यहाँ प्लस का साइन आएगा, तो ये हो जाएगा EA1 माइनस EA2 डिवाइडेड बाई RT। बिल्कुल वैसा ही इक्वेशन आया, बस इस बार टेम्परेचर नहीं वैरी हो रहा बल्कि एक्टिवेशन एनर्जी वैरी हो रहा है। ठीक है, तो जैसे हम पहले न्यूमेरिकल कर रहे थे अभी भी हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। कभी भी अगर पूछेगा ट्रू फॉल्स में चाहे लिख लेना साइड में कि कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है, चाहे रिएक्शन मैकेनिज्म को चेंज कर देता है। ठीक है, रिएक्टेंट वही है, प्रोडक्ट वही है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट हमारा चेंज हो गया है, रास्ता बदल गया है। ठीक है, नोट कर लो इसको। ये सवाल देखा जाए बच्चों, कह रहा है क्या कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए सर्टेन रिएक्शन फ्रॉम 75 to 25 किलो जूल पर मोल। एक्टिवेशन एनर्जी 75 पहले था, कैटलिस्ट ऐड करने 25 हो गया। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन तो वही है, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है रेट कांस्टेंट इनटू कंसेंट्रेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे वही फर्क पड़ेगा जो रेट कांस्टेंट पे फर्क पड़ेगा। अगर मान लो रेट ऑफ रिएक्शन R2 हम लिखें तो K टाइम्स A2 का पावर n, और R1 अगर लिखें तो K टाइम्स A1 का पावर n। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी चेंज करने से हमारा रेट कांस्टेंट चेंज हो रहा है, तो एक बार हम इसको K1 कर रहे हैं, एक बार K2 कर रहे हैं, और ये जो है A बच्चों A1 और A2 ये दोनों सेम है क्योंकि कंसंट्रेशन पे कोई चेंज नहीं पड़ा। तो अगर रेशियो लोगे तो R2/R1 बराबर हो जाएगा K2/K1। कहने का मतलब रेट कांस्टेंट में जितने का चेंज आएगा रेट ऑफ रिएक्शन में भी उतने ही का चेंज आएगा। तो ये चीज़ आपको निकालना है, रेट कांस्टेंट में कितने का चेंज आ रहा है। तो इक्वेशन क्या लिखोगे, अभी तुरंत हमने देखा है, ln k2/k1 बराबर EA1 माइनस EA2 डिवाइडेड बाई RT, है ना, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी चेंज कर रहा है। ln k2/k1 इज इक्वल टू EA1 पहले कितना था 75, अब कितना है 25 किलो जूल है, तो 10⁻³ R का वैल्यू 8.314, चाहे 25/3 लिखोगे तो आसानी से कट जाएगा, इनटू टेम्परेचर 25 डिग्री सी 298, इसको आसान करने के लिए 300 भी लिख सकते हो। तो यहाँ से सॉल्व होके ln को लॉग में बदल लेना, तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग K2/K1। आपको 2.303 को पहले लेफ्ट साइड में लाना होगा, फिर एंटी लॉग लेना होगा। ऐसा करने से आपका K2/K1 निकल के चला आएगा, और तुम नोटिस करोगे कि वो आना चाहिए 5.81 इंटू 10⁸ के बराबर। इससे पता चला कि कैटलिस्ट के ऐड करने से एक्टिवेशन एनर्जी 75 से 25 हुआ, और इस प्रक्रिया में रेट कांस्टेंट हमारा 5.81 इंटू 10⁸ टाइम से चेंज कर गया। ठीक है, नोट करो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं रेट कांस्टेंट का। K बराबर क्या आया है, A e⁻ माइनस EA/RT, और ln क्या आया है, ln A माइनस EA/RT। हमने बताया था पिछले क्लास में कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है, ये बता दिए थे। आज हम पता करना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेट कांस्टेंट के बढ़ने का दर बढ़ता है कि घटता है। रेट कांस्टेंट बढ़ता तो है, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे वो किस तरह से बढ़ता है, किस टेम्परेचर पे ज़्यादा से बढ़ेगा, किस टेम्परेचर पे कम से बढ़ेगा, हम ये जानना चाह रहे हैं। जैसे हमारा हाइट जो है एज के साथ चेंज होता है, लेकिन क्या हर एज पे हमारा हाइट सेम तरीके से सेम रेट से चेंज होता है? तुम्हारा आंसर होगा नहीं, है ना। बचपन में हाइट 23 से बढ़ता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हाइट में इंक्रीमेंट आता तो है, लेकिन ज़्यादा का इंक्रीमेंट नहीं आता है। 20-22 साल के बाद हाइट में इंक्रीमेंट आता ही नहीं है। ठीक है, तो एक बात बताओ, इसको एक काम करो, तुम टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट के वेरिएशन का रेट देखना चाहते हो, तो इसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो देखो तो क्या आएगा, ln k का डिफ्रेंशिएशन 1/k, ठीक है, और k का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो dk/dt आ जाएगा। 1/k dk/dt इज इक्वल टू ln a, मान के चल रहे हैं कि टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0,
और ये हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर, और 1/t का डिफ्रेंसिएशन -1/t², तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, नीचे में आ गया t²। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। 1/k यहीं पे लिख देते हैं, 1/k dk/dt इज इक्वल टू ई ए बाई आर टी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बात बताओ, हम यहाँ से लिख सकते हैं, सपोज करो कि अलग अलग टेम्परेचर पे हम टेम्परेचर को dt से चेंज किए, 300 केल्विन पे भी dt से चेंज किए और 1000 केल्विन पे भी dt से चेंज किए, तो दोनों ही केस में रेट कांस्टेंट dk से चेंज होगा। और दोनों ही केस में मान लो एक्टिवेशन एनर्जी हमारा कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं 1/k dk/dt जो है ये प्रोपोर्शनल है 1/t² के, है ना। अगर हम मान के चले ये अगर कांस्टेंट है तो तुम क्या नोटिस कर रहे हो कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेट कांस्टेंट तो बढ़ता है, लेकिन रेट कांस्टेंट के चेंज होने का जो दर है 1/k dk/dt क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये dk/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। लेकिन ये k के रिलेटिव है, k के रिलेटिव है तो हम रेशियो पे काम करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट कांस्टेंट रिलेटिव टू इनिशियल रेट कांस्टेंट, है ना, रिलेटिव टू टेम्परेचर, चाहे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। फिर से बोल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट कांस्टेंट रिलेटिव टू इनिशियल रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। क्या बोले, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट कांस्टेंट रिलेटिव टू इनिशियल रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर स्क्वायर। ठीक है, तो हम नोटिस कर रहे हैं कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस, रेट कांस्टेंट बढ़ता है, लेकिन 1/k dk/dt क्या होता है बच्चों, ये घटता है। तो ये मैथमेटिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बोल रहा है कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेट कांस्टेंट तो बढ़ेगा, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट कांस्टेंट बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। ठीक है, लैंग्वेज में लिख देते हैं, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस बट रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट कांस्टेंट डिक्रीजेस। ठीक है, रेट कांस्टेंट के चेंज होने का दर जो है वो घट जाएगा। कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, लेकिन उसमें जो इंक्रीमेंट आया है वो इंक्रीमेंट घटता चला जाएगा। क्या कहना चाह रहा है ये, देखो यहाँ समझ में आ जाएगा मैथमेटिकली, और यहीं से न्यूमेरिकल भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इफ टेम्परेचर इज चेंज्ड फ्रॉम 300 to 310 केल्विन। ठीक है, इफ टेम्परेचर इज चेंज्ड फ्रॉम 1000 to 1010 केल्विन। ठीक है, एक बार हम टेम्परेचर को 300 से 310 पे ले गए, एक बार हम 1000 से 1010 पे ले गए, तो यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो रेट कांस्टेंट दोनों में बढ़ेगा। लेकिन हमने क्या सीखा कि हाई टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट में जो चेंज आता है वो कम का आता है, और लो टेम्परेचर पे ज़्यादा का चेंज आता है। कहने का मतलब 300 से 310 में रेट कांस्टेंट ज़्यादा गुना से बढ़ेगा, और 1000 से 1010 में रेट कांस्टेंट उतना गुना से नहीं बढ़ेगा, थोड़ा कम गुना बढ़ेगा लेकिन उतना गुना से नहीं बढ़ेगा। फाइनली अगर हम लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि k 310/k 300। ठीक है, 300 का रेट कांस्टेंट, 310 का रेट कांस्टेंट, उसी प्रकार से उसको भी लिखो k 1010/k 1000। इन दोनों में कौन बड़ा होगा, तो हम देख रहे हैं कि लो टेम्परेचर पे चेंज ज़्यादा का आता है, तो k 310/300 जो है वो इसकी तुलना में बड़ा होगा, और ये दोनों का दोनों कितने से बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है। तो ये इसका पूरा निचोड़ आ गया। ठीक है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट हो और अलग अलग टेम्परेचर पे तुम एक्सपेरिमेंट करो तो इसको नोट करो। फिर हम दूसरा बताते हैं कि टेम्परेचर का इंटरवल सेम हो, टेम्परेचर भी सेम हो, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी को अगर हम चेंज कर दे तब क्या होगा। ठीक है, नोट करो इसको। देखो बच्चों क्या आया अभी, 1/k dk/dt प्रोपोर्शनल टू चाहे इक्वल टू EA/RT²। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/k dk/dt प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। इससे क्या पता चला,
टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, लेकिन अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो रेट कांस्टेंट में इंक्रीमेंट हाई आएगा, अगर लो है तो लो आएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल है एक्टिवेशन एनर्जी के। इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस, बट rate of change of rate constant with respect to temperature is higher at high एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगा तो रेट कांस्टेंट ज़्यादा से चेंज करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी लो होगा तो रेट कांस्टेंट कम से चेंज करेगा। ठीक है, देखो हम लेकर चलते हैं। इफ temperature is changed from T1 to T2, टेम्परेचर को हम T1 से T2 तक चेंज किया है, लेकिन एक बार एक्टिवेशन एनर्जी EA पे और दूसरी बार EA डैश पे। ठीक है, एट एक्टिवेशन एनर्जी EA एंड EA डैश इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट में, एक एक्सपेरिमेंट में EA रखें और एक में EA डैश रखें, और आपको रिलेशन दिया है कि EA डैश जो है वो बड़ा है EA से। ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। तो सपोज करो तुम टेम्परेचर को बढ़ाए तो रेट कांस्टेंट K1 से चेंज होकर K2 हो गया। ठीक है, कब? जब एक्टिवेशन एनर्जी EA था। ठीक है, और रेट कांस्टेंट K1 डैश से चेंज होके K2 डैश हो गया जब एक्टिवेशन एनर्जी EA डैश था। तो हम क्या बोल सकते हैं? K2 बाई K1 1 से बड़ा होगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है चेंज नहीं कर रहे हैं, मान लो इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज लिख देना, क्योंकि T1 से T2 बड़ा है तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। तो K1 से K2 अगर बड़ा होगा तो K2 बाई K1 1 से बड़ा, और क्या K2 डैश बाई K1 डैश ये भी 1 से बड़ा होगा। लेकिन मेरा सवाल है कि इन दोनों में से कौन बड़ा होगा? तो देखो, तो ये वाला चेंज है EA डैश पे, ये वाला चेंज है EA पे, और EA डैश बड़ा है EA से। और हमने अभी सीखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी के प्रोपोर्शनल है, यानी हाई एक्टिवेशन एनर्जी पे चेंज हाई आएगा तो EA डैश हाई है तो EA डैश पे ज़्यादा का चेंज आएगा। तो हम कमेंट कर सकते हैं कि K2 डैश बाई K1 डैश बड़ा होगा K2 बाई K1 से, जबकि टेम्परेचर यहाँ भी T1 से T2 चेंज हुआ है, यहाँ भी T1 से T2, यानी टेम्परेचर चेंज का इंटरवल दोनों में सेम है। टेम्परेचर चेंज का इंटरवल अगर दोनों में सेम है तो जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा उसका रेट कांस्टेंट ज़्यादा से चेंज होगा। ठीक है, तो ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी डैश वाला था तो K2 डैश बाई K1 डैश बड़ा होगा K2 बाई K1 से, और ये दोनों बड़ा होगा 1 से। ठीक है, नोट कर दो। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन, कैटलिस्ट के ऐड करने पे क्या चेंज आएगा, आर्हेनियस से रिलेटेड सारा का सारा डिस्कशन खत्म होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।